वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको पर्सनैलिटी की थ्योरीज प्रोवाइड करूंगी और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको मिल पाएगी उससे। तो आज हम बात कर रहे हैं सिगमंड फ्राइड की साइकोएनालिटिक थ्योरी की, कि ये थ्योरी है क्या, कब आई है और क्या क्या इसके मेन कॉन्सेप्ट और मेन थीम्स हैं। तो बात करते हैं इस थ्योरी की। तो सिगमंड फ्राइड का जो लाइफ स्पेन है वो 1856 से 1939 रहा है। इन्होंने अपने 40 साल के जो क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस थे उसके बेस पे एक थ्योरी दी थी जिसको साइकोएनालिटिक थ्योरी कहा गया था। अब ये जो साइकोएनालिटिक थ्योरी है उसके कुछ बेसिक अजम्पशंस बताए गए हैं। वो बेसिक अजम्पशंस क्या हैं कि इन्होंने बताया था जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर पे बेस्ड होता है। यानी कि ऐसे फैक्टर कैसे होते हैं, इरेशनल होते हैं, अनचेंजेबल होते हैं और होम्योस्टैटिक या नोएबल होते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि जो ह्यूमन नेचर होता है उसमें हॉलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और प्रोएक्टिविटी पाई जाती हैं। ह्यूमन नेचर में सब्जेक्टिविटी का बहुत कम इफेक्ट पड़ता है। इन्होंने ये 3 चीजें बताई थी। पहला कि जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वो एक्सटर्नल फैक्टर से डिफाइंड होता है। दूसरा, ह्यूमन नेचर में हॉलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और हमारा प्रोएक्टिविटी कुछ कुछ पाई जाती हैं। और दूसरा कि सब्जेक्टिविटी बहुत कम पाई जाती है। ये 3 चीजें बताई थी। लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो उसको आराम से। फिर इन्होंने अपनी थ्योरी को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था: स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, डायनेमिक्स ऑफ पर्सनैलिटी और डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। इन 3 चीजों को याद रखना। जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी है वो हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है टोपोग्राफिकल अप्रोच या टोपोग्राफिकल मॉडल जिसको कहते हैं, और दूसरा डायनेमिक या स्ट्रक्चरल मॉडल। जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, टोपोग्राफिकल मॉडल में और स्ट्रक्चरल मॉडल में। अब हमारा टोपोग्राफिकल मॉडल क्या है? टोपोग्राफिकल मॉडल मतलब कि मन, यानी कि माइंड। माइंड का जो टोपोग्राफिकल मॉडल है उससे तात्पर्य हमारे ऐसे एस्पेक्ट से है जो बताता है कि जब भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस आती हैं तो जो डायनेमिक्स डेवलप होती है उसको कहा गया है टोपोग्राफिकल मॉडल। मतलब कि जो मन का यह एस्पेक्ट है वो व्यक्तित्व में जो भी हमारे डायनेमिक्स फोर्सेस पाए जाते हैं उसके फंक्शंस को या उसके वर्क प्लेस को बताता है। ठीक है, मतलब कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस आई तो जो भी डायनेमिक फोर्सेस हमारे अंदर डेवलप हुए, चाहे वो कॉन्शियस हो, प्रीकॉन्शियस हो, चाहे वो कॉन्शियस हो, इन 3 चीजों के फॉर्म में इन लेवल को डिफाइन करता है। ठीक है, तो इसमें 3 लेवल्स बताए गए थे कि कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आने पे हमारे अंदर जो डायनेमिक फोर्सेस डेवलप होते हैं वो इन 3 लेवल्स की वजह से होते हैं: कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। अब हमारे माइंड में इसका मतलब हमारा माइंड कॉन्शियस भी हो सकता है, प्री कॉन्शियस भी हो सकता है और अनकॉन्शियस भी हो सकता है। कॉन्शियस से मतलब क्या है? कॉन्शियस यानी कि चेतन। चेतन से तात्पर्य है मन के ऐसे भाग से, मन का वो पार्ट यानी कि माइंड का वो पार्ट जिसमें वो सभी एक्सपीरियंसेस या सेंसेशंस होते हैं जो रिलेटेड होते हैं हमारे प्रेजेंट से। दूसरे शब्दों में हमारे कॉन्शियस में वो एक्टिविटीज होती हैं जो हमारे इमीडिएट एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड होती हैं। जैसे अभी हम पूछें कि अभी हम तुमको क्या पढ़ा रहे हैं तो तुम कहोगे फ्रायड की साइकोएनालिटिक थ्योरी पढ़ा रही हैं, है ना? तो ये क्या है? हमारा कॉन्शियस जो हमारे प्रेजेंट से या इमीडिएट एक्सपीरियंस से रिलेटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सबकॉन्शियस। वेट अ मिनट बच्चों, हाँ, नेक्स्ट है हमारा सबकॉन्शियस। अब सबकॉन्शियस क्या होता है इसको पहले तो देख लो। अर्धचेतन बोलते हैं कॉन्शियस को, चेतन, और प्री कॉन्शियस या सबकॉन्शियस को अर्धचेतन कहते हैं। यानी कि मन का वो स्तर जो ना तो कॉन्शियस है और जो ना तो पूरा अनकॉन्शियस है। मतलब कि इसमें वो विचार, इच्छाएं, भाव होते हैं जो हमारे वर्तमान में नहीं होते और जो हमारे ना तो हमारे कॉन्शियस माइंड में है वो हमारे, और ना तो अनकॉन्शियस माइंड में, मतलब कि वो बीच की रेखा में पाए जाते हैं। इसलिए इसे प्री कॉन्शियस या फोर कॉन्शियस या सब कॉन्शियस नाम से जाना जाता है। इसे हम अवेलेबल मेमोरी से भी बताते हैं। जैसे हमने अलमारी में कोई किताब रख दी और उसे हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं और फिर बैठ जाते हैं, छोड़ देते हैं उसको ढूंढना। फिर हमारे सडनली दिमाग में आता है, अच्छा वो किताब तो हमने उस जगह रखी है। दैट इज द सबकॉन्शियस, कि जो हमारे ना कॉन्शियस में है ना अनकॉन्शियस में है,
बट उसकी एक बीच की रेखा में है ना, बीच की रेखा में होता है। और जब हम उसको थोड़ा सा एफर्टफुली याद करते हैं तो वो हमें याद भी आ जाता है, इसलिए इसे फ्रायड ने सबकॉन्शियस कहा है, मतलब कि बीच का। अनकॉन्शियस यानी कि अचेतन, अचेतन से तात्पर्य है चेतना से परे, जो हमारी बियॉन्ड द कॉन्शियस, जो जिससे हम परिचित ही नहीं हैं। इसमें वो एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कॉन्शियसनेस में भी नहीं होते और ना ही सबकॉन्शियसनेस में होते हैं। ऐसे अनुभव कहाँ होते हैं, हमारे अनकॉन्शियस में होते हैं। और बेसिकली कहा जाता है कि अनकॉन्शियस में वो विचार और भाव रहते हैं हमारे जो सेक्सुअल होते हैं, एंटी सोशल होते हैं, इमोरल होते हैं, हेटफुल होते हैं। इसी वजह से वो हमारे अनकॉन्शियस में रहते हैं, क्योंकि डेली लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस को हम सबके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इसलिए वो रिप्रेस्ड होके हमारे अनकॉन्शियस में चले जाते हैं। ये हमारे सिर्फ निष्क्रिय हो जाते हैं, मतलब इनएक्टिव हो जाते हैं, लेकिन कई बार हमें ये सपनों के रूप में भी दिखाई देते हैं। तो कॉन्शियस समझ में आया, जो हमारे प्रेजेंट के एक्सपीरियंस हैं। अभी हम तुमसे कुछ पूछें क्या खाया तो तुम बताओ लोगे, तो दैट इज कॉल्ड द कॉन्शियस। प्री कॉन्शियस, जिसको हम थोड़ा एफर्टफुल तरीके से अगर याद करें तो हमें याद आ जाए। ठीक है, अनकॉन्शियस जो हमें बिल्कुल भी याद नहीं रहता और जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में रहता है, जिससे हम बिल्कुल भी परिचित नहीं होते हैं। ठीक है, और क्योंकि इसमें ऐसी विशेष होती हैं जो हमारी इमोरल होती हैं, हेटफुल होती हैं, एंटी सोशल होती हैं, जिसको हम रोजमर्रा की जिंदगी में एक्सप्रेस नहीं करते, इसलिए ये हमारा जो दिमाग होता है इसे अनकॉन्शियस में ढकेल देता है, जिसको हम भूल जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा डायनेमिक और स्ट्रक्चरल मॉडल की बात करें तो फ्रायड के अनुसार जो मन का डायनेमिक या स्ट्रक्चरल मॉडल है, वो इससे मतलब है कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि जिसके द्वारा हम इंस्टिंक्ट यानी कि मूल प्रवृत्तियां जो होती है हमारी, जो इंस्टिंक्ट होती हैं, उससे उत्पन्न मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का समाधान कर पाते हैं। तो इसको, ये जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हमारे अंदर डेवलप होता है, उसका हम समाधान 3 तरीके से करते हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो के फॉर्म में। ठीक है, अब हमारा इड क्या होता है? इड को हिंदी में उपाहम कहते हैं। ये एक बायोलॉजिकल कंपोनेंट है हमारा, जिसमें उन प्रवृत्तियों की भरमार होती है जो इनबॉर्न होती हैं और जो असंगठित होती हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड होती हैं, सेक्सुअल होती हैं, एग्रेसिव होती हैं और जो हमारी जनरल प्रिंसिपल और सोशल नॉर्म्स को नहीं मानती। ठीक है, जैसे समझ लीजिए एक छोटा बच्चा है, पैदा हुआ है, उसको तो जिद करनी है तो वो जिद करेगा, उसे जिससे खुशी मिल रही है वो करेगा, वो सोशल नॉर्म्स को नहीं मानता। ठीक है, तो एक नवजात शिशु में या न्यूली बॉर्न बेबी में ऐसी उपाहम की जो टेंडेंसीज होती हैं या प्रवृत्तियां होती हैं, उसकी भरमार होती हैं। और ये जो प्रवृत्तियां होती हैं एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल पे बेस्ड होती हैं, तीनों में ही। इसमें कौन सा प्रिंसिपल होता है? प्लेजरेबल प्रिंसिपल, यानी कि कुछ भी करके हमें बस प्लेजर हासिल करना है। और इसका मुख्य उद्देश्य भी यही होता है कि सिर्फ आनंद देने वाली काम करना, आपको जिससे आनंद मिल रहा है वही काम करना है आपको। ठीक है, तो इसे हम किस में रखेंगे? उचित, अनुचित, विवेक, अविवेक, समय, स्थान आदि से इसका कोई मतलब नहीं होता, किसी लॉजिक से कोई मतलब नहीं होता। तो उपाहम चूंकि पूर्णतः अनकॉन्शियस होता है, ठीक है, इसलिए इसका कोई भी संबंध, कोई भी रिलेशन रियलिटी से नहीं है। तो इड क्या हो गया? प्लेजरेबल प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इसलिए इसमें जो भी विशेष पाई जाती है उसका विवेक, अविवेक, सामाजिक, नैतिक, अनैतिक, इनसे कोई भी तात्पर्य नहीं होता। और न्यूली बॉर्न बेबी में इस तरह की जो इच्छाएं होती हैं सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंट होती हैं, क्योंकि उसे इनसे मतलब नहीं, उसे तो वही काम करना है जिससे वो खुश हो सके, उसे सिर्फ प्लेजर चाहिए। तो ये इड जो होता है बच्चों में बहुत ज्यादा पाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और बता दें, जो इड होता है उसमें 2 तरह के मैकेनिज्म भी पाए जाते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन और प्राइमरी प्रोसेसेस। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन तनाव उत्पन्न करने वाले सोर्सेस के प्रति अपने आप अनुक्रिया कर तनाव दूर करता है। जैसे कि आपकी आंख में कुछ चले जाए तो आप क्या करते हो? आंखें बंद कर लेते हो और फिर उसे निकाल लेते हो, या आंखें खुद बंद हो जाती हैं, खुद रिफ्लेक्स एक्शन हो जाना, या गले में कुछ चले जाए तो खांसना, छींकना या आंख ब्लिंकिंग करना, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एक्शन। और वही हमारा जो नेक्स्ट है, हमारा सेकंड 2 मैकेनिज्म है हमारे इड जो होता है, जो हमारे 2 मैकेनिज्म पे काम करता है, एक तो रिफ्लेक्स एक्शन और दूसरा प्राइमरी प्रोसेस पे। अब प्राइमरी प्रोसेस में क्या होता है? प्राइमरी प्रोसेस में व्यक्ति ऐसे स्टिमुलस
जिनसे कि उसकी इच्छा की संतुष्टि होती थी पहले, ठीक है, के बारे में मात्र कल्पना करके अपने संघर्ष को या अपने कॉन्फ्लिक्ट को दूर कर लेता है। जैसे बचपन में एक बच्चा अपने कॉन्फ्लिक्ट को स्पेसिफिक खिलौने के साथ खेल कर, उसको मार कर अपने कॉन्फ्लिक्ट को दूर करता है, वैसे ही आगे चल के जब बड़े हो जाते हैं हम लोग, या अगर तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ वही चीजें याद करके अपने कॉन्फ्लिक्ट को दूर कर लेंगे और अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से पीछा छुड़ा लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्राइमरी प्रोसेस, जिसमें कि हम अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए सिर्फ इमेजिनेशन का सहारा ले लेते हैं कि काश ऐसा होता, तो सिर्फ इमेजिनेशन। अब ईगो कब आता है? अब ईगो की भी उत्पत्ति तब होगी जब एक स्पेसिफिक प्रोसीजर शुरू होगा, यानी कि सेकंड पार्ट हमारा जो है ईगो यानी कि अहम है, जब हम जन्म के कुछ दिन बाद बच्चा उपाहम यानी इड से क्या हो रहा है, डायरेक्टेड हो रहा है। जन्म के बाद बच्चा जो है किससे डायरेक्ट हो रहा है, इड से, यानी कि प्लेजरेबल प्रिंसिपल के से डायरेक्टेड होता है, उसे जो अच्छा लग रहा है वही कर रहा है। ठीक है, लेकिन जब कुछ समय बाद उसकी ऐसी टेंडेंसीज या जो ऐसी प्रवृत्तियां हैं उसकी संतुष्टि नहीं होती, उसकी ऐसी पूर्ति नहीं हो रही होती है, तो उसमें फ्रस्ट्रेशन डेवलप होने लगती है। और इस फ्रस्ट्रेशन का संबंध किससे हो जाता है, रियलिटी से, और रियलिटी से होने की वजह से उसमें ईगो डेवलप हो जाता है। ठीक है, एक न्यूली बॉर्न बेबी में तो ईड है, लेकिन जब वो बड़ा होने लगता है धीमे धीमे और उसकी उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती जो ईड से उसको मिल रही होती है, तो धीमे धीमे उसमें फ्रस्ट्रेशन डेवलप होने लगती है और इस फ्रस्ट्रेशन से उसे रियलिटी का सामना करना पड़ जाता है और उसमें ईगो का डेवलपमेंट होता है। अब ईगो क्या है? ईगो मन का ऐसा हिस्सा है जिसका संबंध हमारी रियलिटी से होता है तथा जो बचपन में इड इम्पल्सिस से ही जन्म ले रहा है। इड से ही डेवलप हुआ ना आखिर, जब हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन डेवलप हुई तो उसका कनेक्शन फिर हुआ रियलिटी से। ठीक है, कि आप सोशली ऐसे काम नहीं कर सकते, है ना, तो इसका संबंध किससे हुआ, इड से। अब ये इसमें क्या होगा, इसमें कौन सा प्रिंसिपल काम करेगा, रियलिटी पे फोकस हम ज्यादा कर रहे हैं तो इसमें रियलिटी प्रिंसिपल काम करेगा और इसमें जितनी भी चीजें होंगी वो रियलिटी से ही डायरेक्टेड होंगी। इसे क्या कहा गया है, इसे एग्जीक्यूटिव ब्रांच भी बोला गया है, निर्णय लेने वाली एग्जीक्यूटिव ब्रांच भी बोला गया है। और ये जो अहम होता है कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस होता है, इसलिए अहम को इन तीनों स्तर कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस में निर्णय लेने वाला कहा जाता है। ठीक है, ईगो में हम रियलिटी की बात कर रहे हैं, इड में हम प्लेजर की बात कर रहे हैं, और सुपर ईगो, अब सुपर ईगो क्या है, सुपर ईगो परा हम है, यानी कि जिसे अबव आई, जो आई से अबव है, जिसे अबव आई भी कहा गया है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है उसका वो अपना आइडेंटिफिकेशन किससे स्थापित करता है, अपने माता पिता से। माता पिता से जब वो आइडेंटिफिकेशन स्थापित करने लगेगा तो वो क्या उचित है क्या अनुचित है इसका भी ज्ञान उसे होने लगेगा, और जहाँ पे सुपर ईगो डेवलप होने लगता है, यहाँ पे सुपर ईगो में कौन सा प्रिंसिपल काम करेगा, आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल, जो उसे निर्देशित करेगा कि उसे समाज में क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, और इस तरीके से उसका सुपर ईगो डेवलप हो जाता है। तो ये हमारा रहा तीन चीजें, इड, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, इड में क्या है, हम प्लेजरेबल प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, वहां हम सही गलत का कोई अंदाजा नहीं। ईगो में, ईगो तब डेवलप हो रहा है जब इड में फ्रस्ट्रेशन होने लगी और हमें हमारी चीजों की पूर्ति नहीं हो रही है, उस फ्रस्ट्रेशन से हमारा सामना रियलिटी से होता है कि ये सही है और ये गलत है। ठीक है, और ईगो में हम किसकी बात कर रहे हैं, किस प्रिंसिपल की, रियलिटी प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। वहीं जो सुपर ईगो है, सुपर ईगो तब डेवलप होता है जब बच्चा अपना खुद का आइडेंटिफिकेशन अपने माता पिता के साथ स्थापित कर लेता है, उसी वहां समझ में आ जाता है क्या उचित है और क्या अनुचित है। ऐसी स्थिति में हमारा सुपर ईगो डेवलप हो जाता है और इसी वजह से इसे मोरल और एथिकल ब्रांच भी बोला गया है। ठीक है, सुपर ईगो को मोरल और एथिकल ब्रांच बोला गया है और वहीं ईगो को एग्जीक्यूटिव ब्रांच बोला गया है। तो तीन समझ में आ रहे ना, इड में क्या लिखा है, प्लेजरेबल यानी कि प्लेजरेबल प्रिंसिपल है, ईगो में रियलिटी प्रिंसिपल लिखा हुआ है और सुपर ईगो में आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल। इड में हमारी कैसी भावनाएं और कैसी प्रवृत्तियां हैं, सिर्फ खुशी देने वाली। ईगो में क्या है, जो हमें सच में जो सच्चाई है उसकी बात कर रहे हैं।
सुपर ईगो में हम आइडियलिस्टिक लेवल की बात करेंगे, जो हमारे आदर्श आदर्श होते हैं उनकी हम बात करते हैं सुपर ईगो में। ठीक है, सुपर ईगो विकसित होकर एक तरफ इड की सेक्सुअल और एग्रेसिव यानी कि इमोरल प्रवृत्तियों को रोक देता है, और दूसरी तरफ अहम को वास्तविकता यानी कि यथार्थ जो लक्ष्य होते हैं उससे हटाकर मोरल की ओर ले जाता है। ठीक है, रियलिटी से हटाकर उसको मोरल की ओर ले जाता है। इसीलिए इसे क्या बोला गया है, अभी बताया था मैंने आपको, इसको कौन सी क्या बोला गया, मोरल और एथिकल ब्रांच बोला गया है। इड को क्या करेगा, कहाँ ले जाएगा, सेक्सुअल और हमारी अनैतिक यानी कि इमोरल जो चीजें होती हैं उनसे हटा देगा, उस पर रोक लगा देगा कि आपको चीजें नहीं सोचनी है, और वहीं ईगो को यथार्थवाद से आदर्शवाद पे ले जाता है। तो ये हमारे 3 चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं डायनेमिक्स ऑफ पर्सनैलिटी की। डायनेमिक्स ऑफ पर्सनैलिटी बहुत ही सिंपल है, आपको इसको पार्ट में बांट के ही पढ़ना पड़ेगा इस थ्योरी को, तभी आपको सिंपल लगेगी। हमारा स्ट्रक्चरल मॉडल में आपने बात कर ली कि टोपोग्राफिकल मॉडल हमारा हो गया और डायनेमिक मॉडल हो गया। टोपोग्राफिकल मॉडल में आपको 3 चीजें पता होनी है, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। वहीं डायनेमिक मॉडल में आपको ईड ईगो, सुपर ईगो लिखना है। अब जब हम बात कर रहे हैं डायनेमिक मॉडल की, तो डायनेमिक मॉडल जो है हमारा, उसमें बताया गया है कि जो ह्यूमन ऑर्गेज्म है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, और साइकोलॉजिकल एनर्जी और मेंटल एनर्जी इसमें दोनों ही है। इसी वजह से जब साइकोलॉजिकल एनर्जी है तो उसमें क्या करेगा, मेंटली थॉट कर रहा है, परसीव कर रहा है, डिसीजन ले रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। और वहीं जो फिजिकल एनर्जी है उसकी वजह से वो दौड़ रहा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है, ये सारे काम कर रहे हैं। तो फ्रायड ने इन दोनों तरह की जो ऊर्जाएं हैं उनका एक कांटेक्ट पॉइंट बताया है। ये जो कांटेक्ट पॉइंट होता है वो इड होता है, और फ्रायड ने इन ऊर्जाओं से संबंधित कुछ हमारे फैक्टर्स भी बताए हैं, यानी कॉन्सेप्ट्स भी बताए हैं। और ये कॉन्सेप्ट है हमारे इंस्टिंक्ट, एंजाइटी, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। अब इंस्टिंक्ट क्या होता है, इंस्टिंक्ट को हम मूल प्रवृत्ति भी बोलते हैं। इंस्टिंक्ट से तात्पर्य है हमारा कि इनबॉर्न जो इननेट बॉडी एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं उसको हमारी इंस्टिंक्ट बोला गया है। मतलब जन्म से जब हम पैदा हुए तो इनबॉर्न हमें जो एक्सपेक्टेशंस बॉडी की मिली, दैट इज कॉल्ड द इननेट बॉडीली एक्सपेक्टेशंस या एक्साइटेशंस। एक्सपेक्टेशन नहीं कहिए, एक्साइटेशन, उत्तेजना, जिसके द्वारा व्यक्ति सभी तरह के व्यवहार करता है या उसके कुछ डिफाइंड बिहेवियर निर्धारित किए जाते हैं। इन दोनों, इस इंस्टिंक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट। लाइफ इंस्टिंक्ट को हम इरोज और डेथ इंस्टिंक्ट को हम थैनाटोस भी कहते हैं। लाइफ इंस्टिंक्ट जो हमारी होगी, अब उसमें लाइफ इंस्टिंक्ट है ना जिसको इरोज बोला गया है, तो इसमें ऐसे इंसान क्या करेगा, रिप्रोडक्शन के काम करेगा, सर्वाइवल के काम करेगा, प्रोपोगेशन के काम करेगा, थोड़े कंस्ट्रक्शन के काम करेगा, जिससे लाइफ बची रहे, आपकी लाइफ को कोई हार्म नहीं पहुंचे, आपकी एज बढ़े, उससे ऐसे कोई काम नहीं करेगा जिससे आपकी लाइफ को नुकसान रहे। बहुत अच्छे वाले काम, कंस्ट्रक्टिव वर्क करेगा। ठीक है, इसमें ऐसे कोई भी काम नहीं करेगा जो डिस्ट्रक्टिव होंगे। ठीक है, तो इसमें जो एनर्जी फोर्स होता है हमारा वो किस पे रहता है, कंस्ट्रक्टिविटी की ओर रहता है। इसी वजह से लाइफ इंस्टिंक्ट को पहले सेक्स इंस्टिंक्ट के साथ रखा गया था, लेकिन बाद में लाइफ इंस्टिंक्ट को और सेक्स इंस्टिंक्ट जो हमारी होती है उन दोनों को अलग कर दिया गया। और सेक्स इंस्टिंक्ट में जो हमारी एनर्जी फोर्स पाई जाती है उसे लिबिडो कहा जाता था, या अभी भी कहा जाता है। इसको आपस में अलग कर दिया गया कि लाइफ इंस्टिंक्ट में सिर्फ हम कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहे हैं, और हम इसमें ऐसे काम करेंगे जिसको करने से लाइफ इंक्रीज हो जाए, ठीक है, उसकी क्वालिटी बढ़ जाए। हमने इसको सेक्स इंस्टिंक्ट से अलग कर दिया, और सेक्स इंस्टिंक्ट की जो एनर्जी फोर्स होती है उसे लिबिडो कहा जाता है, और इसका जो एक्सप्रेशन है वो सेक्सुअल एक्टिविटीज के रूप में होता है। ठीक है, और एक जो नॉर्मल पर्सनैलिटी होती है उसमें लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट दोनों ही पाई जाएगी, पर उन दोनों के बीच में एक स्पेसिफिक बैलेंस पाया जाता है। अब डेथ इंस्टिंक्ट कौन सी होती है, डेथ इंस्टिंक्ट में क्या होगा, इंसान कैसे काम करेगा, डिस्ट्रक्टिव वर्क करेगा, ठीक है, एग्रेसिव वर्क करेगा। इसका गोल क्या होता है, डेथ की तरफ फोकस करना। अपने आप को सेल्फ हार्म कर लिया, सुसाइड कर लिया, सेल्फ आइडिएशन आ रहे हैं, अपने आप को मारने के विचार आ रहे हैं, तो समझ लो उस समय इंसान डेथ इंस्टिंक्ट से ओरिएंटेड हो रहा है। अगर ऐसे इंसान में, ऐसे किसी भी इंसान में, जैसे तुमने सुना कि
कि वो अपने आपको मारने की कोशिश कर रहा है, मारने के विचार उसमें आ रहे हैं या मरने के विचार आ रहे हैं, तो समझ लेना ऐसा इंसान डेथ इंस्टिंक्ट से ओरिएंटेड है, डेथ इंस्टिंक्ट उसे डायरेक्ट कर रही है। अब बात करते हैं एंजाइटी की। अब एंजाइटी क्या होती है, यानी कि डायनेमिक ऑफ पर्सनैलिटी में जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मेन है वो है एंजाइटी का। पहला इंस्टिंक्ट हो गया जिसमें हमने बात की लाइफ इंस्टिंक्ट की और डेथ इंस्टिंक्ट की, और साथ साथ हमने सेक्स इंस्टिंक्ट की भी बात की। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एंजाइटी की। एंजाइटी क्या है, एक इफेक्टिव और अनप्लीजेंट एक स्टेज होती है जो हमें हमारे ईगो को इम्पेंडिंग जो डेंजर होता है उससे बचाता है। अब ये कितने तरह की एंजाइटी पाई जाती है हमारे अंदर, हमारे अंदर 3 तरह की एंजाइटी पाई जाती है, रियलिस्टिक एंजाइटी, न्यूरोटिक एंजाइटी और मोरल एंजाइटी। हमारी रियलिस्टिक एंजाइटी जो होती है वो किस तरह की होती है, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है उसमें जो रियल डेंजर होता है उसके प्रति जो हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स होता है, दैट इज कॉल्ड द रियलिस्टिक एंजाइटी। मतलब रियल चीज के प्रति ही, वास्तविक खतरे के प्रति हमारा वास्तविक जो चिंतन होता है या वास्तविक जो चिंता होती है, दैट इज कॉल्ड द रियलिस्टिक एंजाइटी। आग देख ली तो हम डर गए, तो कोई बात नहीं भाई, आग देख के नॉर्मली इंसान डर जाता है। सांप देखा तो हम डर गए, भूकंप आया तो हम डर गए। तो ये रियलिस्टिक एंजाइटी है जो रियल डेंजर की वजह से या वास्तविक खतरे की वजह से हमारे अंदर उत्पन्न होती है। नॉर्मल इंसानों में जो नॉर्मलिटी जिनमें ज्यादा होगी उन इंसानों में ये ज्यादा पाई जाती है। न्यूरोटिक एंजाइटी क्या होती है, इस तरह की जो चिंता होती है वो कब उत्पन्न होती है, ईड की वजह से उत्पन्न होती है। जब ईड की इच्छाओं जो ईड की इच्छाएं होती हैं उस पर ईगो की डिपेंडेंसी ज्यादा होगी। ठीक है, जो ईड की इच्छाएं हैं उन पे ईगो की डिपेंडेंस होगी, तब ये इस तरह की एंजाइटी डेवलप हो जाती है। इसमें व्यक्ति को यह आशंका उठती है कि ईगो ईड की इच्छाओं को, यानी कि बेसिकली सेक्स जो डिजायर्स होती हैं या एग्रेसिव इम्पल्स हैं उनको कंट्रोल करने में असमर्थ है, क्योंकि ईगो जो है हमारा रियलिटी प्रिंसिपल है। तो ईगो को तो बेसिकली ईड की इच्छाओं को कंट्रोल करना चाहिए, है ना। और ईड क्या करता है, प्लेजर प्रिंसिपल की बात करता है कि हमें बस खुशी चाहिए। अब ये थोड़ी है कि खुशी चाहिए तो कहीं पे हम कुछ भी करने लगे, है ना। तो ईड को प्लेजर चाहिए और ईगो को रियलिटी की बात करनी है कि भाई देखो समाज में ये सब चीजें ओपनली हम नहीं बोल सकते, है ना। तो जब ईगो ईड की इच्छाओं को कंट्रोल करने में असमर्थ हो जाता है तो हमारे अंदर न्यूरोटिक एंजाइटी डेवलप हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोरल एंजाइटी की। मोरल एंजाइटी कब होती है, जब अहम यानी कि ईगो को पराहम यानी कि सुपर ईगो से दंड दिए जाने की धमकी मिलती है। जब लगता है कि हमारे ईगो को सुपर ईगो पनिश करेगा तब इंसान में मोरल एंजाइटी डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो जैसे गिल्ट फीलिंग, आपने कुछ गलत कर दिया, है ना, तो रियलिटी आपको पता है कि आपने गलत कर दिया। अब आपको डर किससे लग रहा है, सुपर ईगो से, कि मैं तो इस आदर्श वाला इंसान नहीं हूं, मैंने किसी के साथ कैसे गलत कर दिया, मैंने किसी का पैसा कैसे चुरा लिया, मैंने किसी को कैसे मारा। ठीक है, तो जब हमारे ईगो को धमकी मिलती है सुपर ईगो से पनिशमेंट की, तब हमारे अंदर मोरल एंजाइटी डेवलप हो जाती है। बहुत ही सिंपल है, रियलिटी एंजाइटी कब डेवलप होगी, जब हमारा ईगो पे हम डायरेक्टेड होते हैं। न्यूरोटिक एंजाइटी कब डेवलप होती है, जब हमारी सारी इच्छाएं ईड की वजह से डेवलप होती हैं और ईड पे ईगो की डिपेंडेंस हो जाती है। यहाँ पे तो भाई ईड की डिपेंडेंस होनी चाहिए, यहाँ पे ईगो ही ईड पे डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, मोरल एंजाइटी कब डेवलप हो रही है, जब हमारे ईगो को धमकी मिल रही है सुपर ईगो से पनिशमेंट की। ठीक है, अब हमारा बात करते हैं हम ईगो डिफेंस मैकेनिज्म की, कि ईगो डिफेंस मैकेनिज्म क्या होते हैं। आप सब यूज करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म, दैट इज कॉल्ड द ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। कि जो हमारे अन्ना फ्रायड थे, ठीक है, या जो हमारे सिगमंड फ्रायड थे, इन्होंने एक लंबी सूची बनाई थी ईगो डिफेंस मैकेनिज्म की, जिससे हम अपने आप को, अपने अहम को बचाते हैं। उसको हम ईगो डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। जैसे कई बार होता है ना, कोई काम नहीं किया तो हम अपने आप को एक्सक्यूजेस देने लगते हैं, ठीक है, कि अरे मेरे को टाइम नहीं मिला, या ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, इसलिए हमने नहीं कर पाया। तो हम अपने आप को ये एक्सक्यूज देते हैं और अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड द ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। अब ये ईगो डिफेंस मैकेनिज्म जो होते हैं उनमें कंपल्सन और न्यूरोटिसिज्म का गुण भी पाया जाता है, और इसमें 2 स्पेसिफिक क्वालिटीज भी होती हैं।
पहला कि जितने भी ईगो डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं वो अनकॉन्शियस लेवल पे काम करते हैं और सेल्फ डिसेप्टिव होते हैं, यानी कि आत्मभ्रामक, हमारे खुद के सेल्फ को भ्रम में भ्रमित कर देते हैं। ठीक है। दूसरा कि परसेप्शन और रियलिटी को ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जैसा कि आप पीपीटी की फिगर में देख भी रही होगी, बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है 2 क्वालिटीज। अब बहुत सारे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। रिप्रेशन। अब रिप्रेशन क्या है? रिप्रेशन एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जिसके द्वारा चिंता, तनाव या जो भी इंटर कॉन्फ्लिक्ट हमें डेवलप हो रहा है, हम उसे क्या करते हैं? रिप्रेस करके शिफ्ट आउट करते हैं अपने अनकॉन्शियस में। इसे फिनोमिनल ऑफ सेलेक्टिव फॉरगेटिंग भी कहा जाता है। ठीक है। हमें ऐसा कोई भी विचार, ऐसी कोई भी चिंता, ऐसी कोई भी थॉट जो हमें परेशान कर रहे हैं बार बार, हम उसे पर्पसफुली शिफ्ट आउट कर देते हैं अपने अनकॉन्शियस में, रिप्रेस हो गया। ठीक है। इस तरह डिनायल होता है। ठीक है। डिनायल में क्या होगा? हमने किसी भी एक्सटर्नल इवेंट के प्रति जो अवेयरनेस होती है उसको ब्लॉक कर दिया, हमें देखना ही नहीं है। जैसे स्मोकर्स जो होते हैं, स्मोकिंग के डिब्बे पे जो सिगरेट का डिब्बा आता है उस पर लिखा होता है साफ साफ, बहुत ही ऐसे लिखा होता है कि इंजूरियस फॉर हेल्थ, पर जो स्मोकर्स होते हैं उसको डिनाई कर देते हैं, उसको नहीं देखते, उसको देखते नहीं, वो अपना पीते रहते हैं। ये क्या है? डिनायल है। ठीक है। रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन को आप देख सकते हैं, एक रेशनलाइजेशन एक बहुत अच्छा ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है जो अंगूर खट्टे हैं से जुड़ा है। जो चीज आपको नहीं मिली, आप उसको इरेशनल लॉजिक से जोड़ दीजिए। अच्छा हुआ हम फर्स्ट नहीं आए, अगर हम फर्स्ट आते तो फिर हमें कहीं बड़ी जगह पे एडमिशन लेना पड़ता, उतना पैसा तो है नहीं हमारे पास, है ना। रेशनलाइजेशन। ठीक है। रिएक्शन फॉर्मेशन, इसको हम जोड़ सकते हैं 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, या मुंह में राम बगल में छुरी। ठीक है। हम अपने ईगो को किसी भी अप्रिय घटना से इसमें बचाते हैं। बेसिकली क्या किया हमने? काम वही किया, काम हम गलत कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? गलत काम करके भी तर्क कैसे दे रहे हैं? अपोजिट तर्क दे रहे हैं। ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम? रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन में 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। तो ये ऐसे ही कुछ डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें आप क्या कर सकते हो कि अपने ईगो को इन डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करके अपने ईगो को बचाते हो। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट में बेसिकली हम जो विश हमें परेशान कर रही है, जो इम्पल्स हमें परेशान कर रहा है, उसकी जगह पे हम दूसरी विश ले आते हैं, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये सारे हमारे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म हैं, काफी सारे हैं, आप इसको पढ़िएगा और एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं आपकी बुक्स में, आपको समझ में भी आएगा बहुत इजीली। अब बात करें अगर डेवलपमेंटल स्टेजेस की, डेवलपमेंटल स्टेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं हमारी। ये हमारी फ्रायड ने बताई थी कि जो भी एक अडल्ट पर्सनैलिटी होती है, वो अडल्ट पर्सनैलिटी कुछ स्पेसिफिक स्टेजेस से होकर गुजरती है, और जन्म के समय से ही बच्चे में एक सेक्सुअल एनर्जी जो होती है वो इन सभी स्टेजेस में हमें दिखाई देती है, और जो डिफरेंट डिफरेंट साइकोसेक्सुअल स्टेजेस से होकर एक रूप धारण करती है। इस थ्योरी को इन्होंने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट भी कहा है। अब इन्होंने इस सिद्धांत की कुछ स्पेसिफिक विशेषताएं बताई हैं। इन्होंने बताया कि साइकोसेक्सुअल स्टेजेस में 5 स्टेजेस मेन आती हैं। इसमें से जो पहली 3 और लास्ट की है, यानी कि ओरल, एनल और फैलिक जो है, और जो जेनिटल है, उसमें एक स्पेसिफिक एरोजेनस जोन यानी कि कामुकता क्षेत्र विकसित होता है। और वहीं ये जो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस है उसके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन का जो डेवलपमेंट होता है उसका मुख्य बल क्या होगा? सेक्सुअल इंस्टिंक्ट होता है, और ये एक स्पेसिफिक एरोजेनस जोन से होकर गुजरता है। ठीक है। तो अब ये जो ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनिटल है, इसमें हम बात करते हैं इसमें क्या क्या होता है। जो ओरल स्टेज यानी कि मुखावस्था जो होती है हमारी, वो पहली स्टेज है। ये बच्चे में 1 साल, जन्म से लेके 1 साल में डेवलप हो जाती है, और इस अवस्था में जो एरोजेनस जोन होता है, यानी कि जो हमारा फोकस ऑफ लिबिडो होता है, वो हमारा क्या होगा? सकिंग, यानी कि माउथ होगा, टंग होगा या लिप्स होगा। इसमें बच्चा क्या करेगा? सकिंग करेगा, स्वेलिंग करेगा, जॉ करेगा, यानी कि चूसेगा, निगलेगा, अपने जबड़े को बार बार नहीं मसलता है, या मुंह में कोई चीज ले लेगा, उसको दबाता ही जाएगा। ठीक है। और उससे अपने प्लेजर की अनुभूति करता है, उसे उसे क्या होता है? प्लेजर प्राप्त होता है, बहुत ही आनंद आता है, उसे अच्छा लगता है। उसे छीन लो देखो तो रोने लगेगा बच्चा,
है ना। तो जो ओरल स्टिमुलेशन इसमें अगर ज्यादा हो जाता है, इस स्टेज में ओरल स्टिमुलेशन ज्यादा हो जाएगा, तो अडल्टहुड में दो तरह की पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है, ओरल पैसिव पर्सनैलिटी और ओरल अग्रेसिव पर्सनैलिटी। ओरल पैसिव पर्सनैलिटी वाले जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक टाइप होते हैं, उन्हें दूसरे व्यक्तियों पे अधिक विश्वास होता है। वहीं जो ओरल एग्रेसिव टाइप पर्सनैलिटी होती है वो कैसी होगी, दूसरों पे डोमिनेंस दिखाने वाली होगी। सैडिस्टिक जो एक्टिविटीज होती हैं, मतलब दूसरों को पेन पहुंचाने वाली एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं ऐसे लोग। अब बात करें नेक्स्ट स्टेज की, तो एनल स्टेज। एनल स्टेज वो स्टेज होती है जो पहले साल के समाप्त होने पर ही प्रारंभ हो जाती है, और जो हमारा दूसरा साल होता है या तीसरा साल होता है तब तक बनी भी रहती है। ये अवस्था यानी कि 2 से 3 साल तक बनी रहेगी। ठीक है, इसमें जो एरोजेनस जोन होता है वो होता है एनल से, यानी कि एनुअल रीजन एरोजेनस रूप में होता है। फलस्वरूप इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो मल मूत्र, ठीक है, वो त्यागने से संबंधित जो एक्टिविटीज होती हैं उनमें बहुत प्लेजर उनको मिलता है। ठीक है, अगर आप मना करोगे अभी नहीं करना है या प्रॉपर जगह पे करना है तो वो कर देंगे और उसमें उन्हें प्लेजर मिलेगा। तो इसी स्टेज में बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, इस अवस्था में यदि अधिक स्टिमुलेशन हो जाए या कम स्टिमुलेशन हो जाए तो दो तरह की पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है, एनल रिटेंटिव पर्सनैलिटी, या हमारी एनल रिटेंटिव जो पर्सनैलिटी है हमारी वो हो जाएगी डेवलप, या एनल एग्रेसिव पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी। एनल एग्रेसिव जो पर्सनैलिटी होती है वो बेसिकली क्या होगी, एनल एग्रेसिव है ना, तो इसमें क्या होगा, ऐसी पर्सनैलिटी वाले लोगों में डिस्ट्रक्टिवनेस ज्यादा होगी, क्रुएल्टी ज्यादा होगी, हॉस्टिलिटी ज्यादा होगी, डिसऑर्डर लाइननेस होगी। ठीक है, वहीं अगर जो एनल रिटेंटिव बच्चा है वो कैसा होगा, उसमें जिद्दपना ज्यादा होगा, बहुत कंजूसी होगी, क्रमबद्धता होगी, ठीक है, सत्यनिष्ठा भी होगी। ठीक है, ये सब गुण पाए जाते हैं। जब हम तीसरी स्टेज की बात कर रहे हैं करते हैं फैलिक स्टेज की, तो ये जो फैलिक स्टेज है हमारी 3 से 6 साल तक बनी रहती है, या इसको कभी कभी हम कहते हैं कि जन्म से चौथे 5वें साल तक या 6 साल तक बनी रहती है। इसमें जो एरोजेनस जोन होता है वो होता है हमारे जेनिटियल्स। लड़कियों में जो जेनिटियल्स होते हैं वो क्या होगी, वेजिना, और वही लड़कों में ये होता है ये जेनिटियल पेनिस के फॉर्म में। ठीक है, तो इसी वजह से जो फ्रायड थे उनका कहना था कि इस अवस्था में जो लड़के होते हैं वो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, लड़कों में ऑडिपस कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है, और वही लड़कियों में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। लड़कियों का इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स याद रखना यानी कि बिजली से, ठीक है, लड़कियों में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाएगा और वही लड़कों में ऑडिपस कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है। अब ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जो लड़कों में ऑडिपस कॉम्प्लेक्स डेवलप हो रहा है उससे होगा क्या, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, जो लड़का होता है वो जो अनकॉन्शियसली क्या डेवलप कर लेता है अपने अंदर, अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली नहीं, अनकॉन्शियसली अपना जो वो होता है सेक्सुअल इंस्टिंक्ट है, वो कहा जाता है कि वो अपने मदर के साथ स्थापित करता है। वहीं इसी वजह से क्या मतलब स्थापित कर लेता है, लेकिन उसको एक एंजाइटी भी रहती है कि अगर फादर को पता चल गया या किसी को पता चल गया तो वो उसे पनिश करेंगे। ठीक है, और उसका जो पेनिस पार्ट है वो काट देंगे, जिस वजह से उसमें कास्ट्रेशन एंजाइटी यानी कि बांधियाकरण चिंता डेवलप हो जाती है, और इसी स्टेज में वो अपने फादर से अनकॉन्शियसली घृणा भी करता है। ठीक है, और इसी ये जो एंजाइटी डेवलप हो रही है यहाँ पे इसको न्यूरोटिक एंजाइटी भी कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स के बाद हमारा इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में जो हमारी ये कॉम्प्लेक्स जो होता है लड़कियों में पाया जाता है, और बेसिकली इसमें लड़कियां जो होती हैं अपने फादर के साथ सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं, क्लोज रिलेशनशिप स्टैब्लिश करती हैं। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। लड़कों में ऑडिपस कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें उन्होंने किसके साथ क्लोज रिलेशनशिप स्थापित किए, अपनी मदर के साथ। ठीक है, तो ये सब तो अभी थ्योरी फॉर्म है। ठीक है, इसको शुरुआत में जब बच्चे पढ़ते हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं, तो नहीं, इसको बहुत क्लोजली नहीं, जो उन्होंने बोला है उसके साथ हमें लिंकअप करके कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। तो फ्रायड के अनुसार जो फैलिक स्टेज होती है, अगर उसमें फिक्सेशन आ जाता है
तो जो बच्चे होते हैं, जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है, वो बूस्टफुल हो जाती है, हाई एम्बिशियस हो जाती है, ठीक है। और कई बार इसमें सेडेक्टिवनेस भी हमें देखने को मिलेगी, फ्लर्टियसनेस भी देखने को मिलेगी। तो ये हमारा हो गया फैलिक का। लेटेंसी की बात करें तो जो लेटेंसी की जो स्टेज होती है वो चौथी स्टेज है, और ये 6 से 7 साल से लेके 12 साल तक बनी रहती है। इस स्टेज में कोई भी एरोजेनस जोन डेवलप नहीं होता, साथ ही साथ जो सेक्सुअल विशेस होती हैं डॉर्मेट यानी कि सो जाती हैं, एक तरीके से सुप्त हो जाती हैं। और इस अवस्था में जो सेक्सुअल एनर्जी होती है इसका सब्लिमिनेशन हो जाता है, यानी कि उदातीकरण हो जाता है, और मतलब कि वो बिल्कुल शांत पड़ जाती हैं। नॉन सेक्सुअल एक्टिविटीज का जोन है ये, ठीक है। और इसमें बच्चे क्या करते हैं, अपने सेम जेंडर के साथ उठते बैठते हैं, खेलते कूदते हैं, इसी में उन्हें अच्छा लगता है और आनंद आता है, ठीक है। नेक्स्ट की जो हम बात करते हैं जेनिटल स्टेज की, जेनिटल स्टेज जो है हमारा 12 से या 13 साल से स्टार्ट होता है और जो निरंतर चलता रहता है। इस स्टेज में एडोलसेंस या अडल्टहुड दोनों ही सम्मिलित होते हैं, ठीक है। और इसमें कई तरह के ग्लैंडुलर डेवलपमेंट भी होते हैं, यानी कि ऐसे स्टेज में बच्चों में बहुत सारे चेंजेस भी आते जाते हैं, बच्चे मैच्योर होने लगते हैं। कुछ वर्ष जो किशोरावस्था के होते हैं उसमें बच्चे क्या करते हैं, बहुत ही तेजी से अपने ही जेंडर के लोगों के साथ उठते बैठते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है। और कई बार अपने अपोजिट जेंडर के साथ उठने बैठने में बहुत वो करते हैं, प्लेजर हासिल करते हैं। लेकिन इसी स्टेज में ये भी आता है कि होमोसेक्सुअलिटी भी डेवलप हो जाती है, इसी में हेट्रोसेक्सुअलिटी भी डेवलप हो जाती है, ठीक है। आपको होमोसेक्सुअलिटी हेट्रोसेक्सुअलिटी दोनों ही पता होंगी, ठीक है। इसके बाद जो साइकोसेक्सुअल जो स्टेजेस हैं, इनसे होकर जो हमारी सेक्सुअल एनर्जी है जो धीमे धीमे डेवलप हुई, थोड़ी सेक्सुअल एनर्जी ओरल स्टेज में, थोड़ा एनल में, थोड़ा फैलिक में, थोड़ा लेटेंसी और थोड़ा जेनिटल स्टेज में डेवलप होती है, जिससे व्यक्ति बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड की जो पैसिविटी होती है उसको त्याग कर अपना एक एडल्ट के फॉर्म में सामाजिक रूप में अपना जीवन स्टैब्लिश करता है और आनंद से अपनी लाइफ को जीता है। अब हम लाइबिलिटीज की बात करें अगर, तो बेसिकली जो फ्राइड की जो थ्योरी है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, चैलेंजेबल है, और इनकी थ्योरी को आसान भाषा में, कोई स्पेसिफिक कोई लैंग्वेज से यूज हुई नहीं है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में समझाया गया है। फ्राइड की जो थ्योरी है उसमें ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो व्यक्तित्व को साइंटिफिक यानी कि मनोवैज्ञानिकों के लिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करने के लिए एक स्पेसिफिक टूल देते हैं, ठीक है। और वहीं फ्राइड के सिद्धांत का जो स्वरूप है वो ऐसा है जिसके द्वारा ह्यूमन बिहेवियर के बारे में लॉजिकल कॉन्सेप्ट के साथ उन कॉन्सेप्ट को पेश किया जा सकता है। साइकोएनालिटिक थ्योरी जो है इसमें बहुत सारी कमियां भी पाई जाती हैं, जैसे आपको पढ़ते हुए लगा होगा कई सारी चीजों से आप एग्री नहीं कर रहे होगे, ठीक है, आपको लगे तो आप रिजेक्ट भी कर सकते हो। तो उसमें ये भी बात है कि उसका कोई साइंटिफिक बेस तो है नहीं, ठीक है। दूसरा कि इसमें सिमेटिक जो हमारा सिस्टमेटिकली जो चीजें हैं वो नहीं दर्शाई गई हैं, और जो भी हाइपोथेसिस अगर हम तैयार करें तो वो उसका प्रिपरेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दूसरा, इसमें जो भी कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, जो भी बातें बताई गई हैं, उसका कोई भी एम्पिरिकल टेस्ट पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज, ये उनके खुद के पर्सनल ऑब्जर्वेशन पे आधारित हैं, तो हम उसको जनरलाइज कैसे करें। और इन्होंने ये भी बताया, जो फ्रायड ने अपनी पर्सनैलिटी थ्योरी में भी बताया, जो सेक्सुअल एनर्जी जिस पर उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है, उनका यह भी कहना है कि जन्म के समय तो बच्चे में सेक्सुअल एनर्जी मौजूद होती है और धीरे धीरे वो अलग अलग स्टेजेस से डेवलप होती हैं, पर जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट हैं वो इसको नहीं मानते, उन्होंने उनकी इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ऑडिपस कॉम्प्लेक्स जैसे जो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था उसको उन्होंने बहुत ही इमेजिनेटिव बताया, ठीक है, और उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो अब ये थ्योरी तो यही है जो हमें पढ़नी है, हमें ये बात नहीं करनी क्या रिजेक्ट किया क्या एक्सेप्ट किया, हमें इसके पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों ही पता होने चाहिए, इस थ्योरी में बोला क्या गया है हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि फ्रायड जो है उन्होंने एक दमदार थ्योरी कुछ भी कहो प्रेजेंट की है और उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी में हमने
दो चीजों की बात की है, टोपोग्राफिकल मॉडल की और डायनेमिक मॉडल की। टोपोग्राफिकल मॉडल में कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस 3 चीजों की बात हुई है, और वही जो हमारा डायनेमिक है उसमें हमने ईडीगो, सुपर ईगो की बात की है। ठीक है, फिर जो हमारा डायनेमिक्स ऑफ पर्सनैलिटी की बात हुई है, डायनेमिक्स ऑफ पर्सनैलिटी में हमने 3 चीजों की बात की है, इंस्टिंक्ट की, एंजाइटी की और ईगो डिफेंस मैकेनिज्म की। बस चार्ट बनाइएगा और बनाते चले जाइएगा, लिखते चले जाइएगा। और थर्ड है हमारा डेवलपमेंटल स्टेजेस की। डेवलपमेंटल स्टेजेस में हमें 5 स्टेजेस बता देनी है। ठीक है, तो ये रही हमारी स्टेजेस, और होपफुली आपको समझ में आया होगा। कोशिश की है मैंने सिंपल लैंग्वेज में समझाने की। इन तीनों पार्ट्स के तहत ही अपनी थ्योरी को लिखिए और समझिए और पढ़िए। बहुत ही सिंपल है थ्योरी और जिंदगी भर याद भी रहेगी। थैंक यू सो मच बच्चों।